एनडीए का नारा अब की बार 400 पार और अब तीसरे चरण की बारी आ गई। चुनाव प्रचार में विकास का मुद्दा गायब है, भावनाओं को जगाने का खेल चला जा रहा है। अगर तीसरे चरण की बात करें तो इस चरण का चुनाव 7 मई को केंद्र सहित 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए वोटिंग होनी थी। अगर 2019 की सीटों का समीकरण देखें तो गुजरात में होने वाले 26 सीटों पर बीजेपी काबिज है, वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीट में से 8 पे बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 2 सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में गई थी। मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। दूसरा चरण 26 अप्रैल को खत्म हुआ और पहले चरण की तरह इस चरण में भी वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली। स्टेट वाइज जो वोटिंग परसेंटेज है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एनडीए का नारा अब की बार 400 पार। इस आंकड़े के करीब पहुंचने के लिए एनडीए की उम्मीद इन 2 चरणों में फिलहाल परवान चढ़ती नजर नहीं आ रही है और अब तीसरे चरण की बारी आ गई है। चुनाव प्रचार में विकास का मुद्दा गायब है, भावनाओं को जगाने का खेल चला जा रहा है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां तीसरे चरण में भाजपा कम होती नजर आ रही है। पिछले चुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा कम ना सही, लेकिन कुछ सीटें वह खोती दिख रही है। बाकी राज्यों में भी पिछला इतिहास दोहरा पाना भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए टेढ़ी खीर है। अगर तीसरे चरण की बात करें तो इस चरण का चुनाव 7 मई को केंद्र सहित 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन गुजरात की सूरत सीट से भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध चुने जाने और मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा उम्मीदवार के निधन से वहां चुनाव नहीं होगा। अब 92 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव शामिल है। इन राज्यों में अधिकांश पर भगवा ने परचम लहराया था। पहले चरणों की तरह इनमें भी विपक्ष के पास खोने को बहुत कुछ नहीं है। विपक्ष कितना अच्छा करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर इसमें सुधार करता है तो भाजपा का जो 400 पार का नारा है उसको कड़ा झटका जरूर लगेगा। अगर 2019 की सीटों का समीकरण देखें तो गुजरात में होने वाले 26 सीटों पर बीजेपी काबिज है, वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीट में से 8 पे बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 2 सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में गई थी। कर्नाटका की 14 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। अगर पश्चिम बंगाल की 4 सीटों की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के पास 2 सीट और बीजेपी और कांग्रेस के पास एक सीट गई थी। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पे होने वाले चुनाव में से 6 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2019 की ये 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर विक्ट्री मार्जिन 40% से ऊपर रहा था। नवसारी, सूरत, वडोदरा, फतेहपुर सीकरी, उत्तर कन्नाडा और ये जो सीटें हैं यहाँ पर जो मार्जिन था वो काफी ज्यादा था और ये सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर विक्ट्री मार्जिन बहुत कम रहा था, बहुत ही क्लोज फाइट हुई थी। अगर आप मालदा दक्षिण को देखें तो विक्ट्री मार्जिन 0.6% सिर्फ था और अन्य कुछ ऐसी सीट है जहां पे बहुत कम मार्जिन से बीजेपी ने जीती थी। बदायूं, साउथ गोवा, कोरबा, कोकराझार, फिरोजाबाद और ये जो सीटें हैं यहाँ पर जो बीजेपी ने जीती थी वो काफी कम मार्जिन से जीती थी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इन जो सीटों की मैं बात कर रहा हूं, जो तीसरे चरण में चुनाव होना है वो इन सीटों पर होना है और ये जो आंकड़े थे वो 2019 में इन सीटों पर क्या नतीजे आए थे ये आंकड़े उनके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट पर नजर डालें तो गुजरात वह प्रदेश है जिसने चुनाव से पहले ही भाजपा की झोली में एक सीट डाल दी है। गुजरात लोकसभा सीट से भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा खारिज हो गया था और बचे बाकी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया। पिछले चुनाव में 26 की 26 सीटें भाजपा के पास थी और ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, क्योंकि एक निर्विरोध चुन ही लिया गया है, तो गुजरात में 25 सीटों पे इस बार चुनाव होना है। वहीं गांधीनगर सीट से अमित शाह ने पिछले चुनाव में लगभग 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने इनके खिलाफ सोनल पटेल को उतारा था। वहीं बात करें तो राजकोट से मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल, पोरबंदर से हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, नवसारी से बीजेपी चीफ सीआर पाटिल के भाग्य का फैसला भी इसी चरण के मतदान में होना है। बिहार में तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव होना है। पिछली बार की तरह इस बार जनता दल यूनाइटेड व भाजपा का छोटे दलों के साथ गठबंधन है। वीआईपी और सीपीआई इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। पिछले चुनाव में सभी सीटें भाजपा के कब्जे में थी। महाराष्ट्र में तीसरे चरण में मुख्य मुकाबला महाविकास अघाड़ी व एनडीए के बीच है। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मैदान में है। उनके खिलाफ एनसीपी ने सुनेत्रा पवार को टक्कर में उतारा है। रत्नागिरी सिंधु दुर्ग सीट से शिवसेना उद्धव गुट के विनायक रावत का मुकाबला महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी नारायण राणे से है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति सुशील कुमार शिंदे सोलापुर से मैदान में है। उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी राम सपूते से है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला कांग्रेस से होना था, मगर बैतूल सीट पर बसपा उम्मीदवार के निधन के बाद से वहां पर चुनाव टाल दिया गया था। अब मध्य प्रदेश में 7 सीट पर वोट डाले जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीट में से 28 सीट भाजपा ने जीती थी, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के राव यदुवेंद्र सिंह से है। राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला भाजपा के रोडमल नागर से है। विदिशा लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा से चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को तो प्रदेश नहीं दिया गया था, अब भाजपा उनको दिल्ली बुलाने की पूरी तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 10 सीट में पिछले चुनाव में 8 सीट भाजपा के पास थी, जबकि 2 सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में यादव कुनबे में बंटवारा देखने को मिला था। चाचा शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में थी, जिसका सीधा असर समाजवादी पार्टी की कई सीटों पर पड़ा था। यहां तक कि कन्नौज से डिंपल यादव को भी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं, चाचा और भतीजा साथ हैं, इसका असर भाजपा पर पड़ सकता है। उसे अपनी जीती 8 सीटों में से कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती है। मैनपुरी, बदायूं, संभल और फिरोजाबाद सीट पर सपा काफी मजबूती से लड़ रही है। वो भाजपा से इनमें से 2 सीटें भी छीन सकती है। जबकि बची जो 6 सीट है वहां पे भाजपा मजबूती से तो लड़ रही है, मगर वहां पे भी मामला काफी संघर्ष भरा हो सकता है। मैनपुरी सीट पर सबकी निगाहें होंगी। यहां से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं। पिछली बार ये सीट भी सपा के खाते में ही थी। तब आम चुनाव में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद से ये सीट रिक्त हो गई थी। तब उपचुनाव में डिंपल यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। उनका मुकाबला प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से है, जो भाजपा के टिकट पर मैदान में है। वहीं बसपा से शिव प्रसाद यादव की मौजूदगी चुनाव को और रोचक बना सकती है। यहां से डिंपल यादव ने लगभग 3 लाख वोटों से जीत हासिल की थी,
डिंपल यादव को हराने में पूरी बीजेपी लग गई थी। बदायूं सीट पर सपा ने लगातार प्रत्याशी बदले हैं। पहले धर्मेंद्र यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद शिवपाल यादव को यहां से टिकट दिया गया और अब उनके पुत्र आदित्य यादव को यहां से मैदान में उतारा गया है। उनके खिलाफ भाजपा के दुर्विजय सिंह को यहां से मुकाबले में उतारा गया है। और अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा ने यहां से मुस्लिम खान को उम्मीदवार बनाया है, या सीधा सीधा यूं कह लिया जाए कि बसपा ने यहां से सपा के वोट में सेंधमारी करने के लिए जो मुस्लिम खान है उनको प्रत्याशी बनाया है। अब यहां पे सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि जो सपा का वहां पे जो मुस्लिम वोटर है वो उसको सपा कैसे ही अपने पास समेट के रखती है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट वहां से इधर उधर होता है तो सपा के लिए सीट निकालना यहां से मुश्किल हो जाएगा। फिरोजाबाद सीट चाचा भतीजा की लड़ाई में सपा यहां से हार गई थी। सपा के राष्ट्र महामंत्री राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव पिछला चुनाव तकरीबन यहां से 28,000 मतों से हारे थे। तब जो शिवपाल यादव थे जो बसपा से चुनाव लड़े थे उस टाइम, तो 91,000 से ज्यादा उनको वोट मिले थे। इस बार चाचा भतीजा सपा में हैं। भाजपा ने यहां से सिटिंग सांसद का टिकट काट कर ठाकुर विश्वदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने एक बार फिर यहां पे मुस्लिम उम्मीदवार बनाया है। चौधरी बशीर को यहां से बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। अब यहां पे एनडीए और जो इंडिया अलायंस है, यहां पर अगर सपा को जीतना है, इंडिया गठबंधन को जीतना है, तो इस सीट पर भी सपा को मुस्लिम वोट को साथ लाना पड़ेगा। संभल मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहां से शफीकुर रहमान बर्क सांसद थे। सपा ने यहां से उनको अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, तो पार्टी ने कुंद्रिकी से विधायक शफीकुर रहमान के बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने परमेश्वर लाल सैनी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने शौहलत अली को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि भाजपा की यहाँ पे जो वोट बैंक है वो पिछड़ा वोट बैंक टारगेट कर रही है, वहीं जो बसपा है वो उसकी नजर जो मुस्लिम वोट है वो उन पर है। एटा से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह यहां से चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि इस बार अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो अपनी चुनाव की हैट्रिक भी लगाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन ने यहां से अपना उम्मीदवार देवेश शाक्य को बनाया है। वहीं तीसरे चरण में कर्नाटका की 14, आसाम की 4, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, पश्चिम बंगाल में 4, जबकि दमनदीप व दादर नगर हवेली में एक सीट पर चुनाव होना है। ये थी तीसरे चरण के चुनाव की कुछ अपडेट। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।